जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा। अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? आप कौन होते हैं छीनने वाले? इसलिए कि आपको संख्या बल मिल गया। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी। वक्त से जो अतिक्रमणकारी मानसिकता वक्फ बोर्ड की बनी हुई थी, इसके भुक्तभोगी खुद मुसलमान भी। सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, उसके बाद एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची, महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल गई, लेकिन अब वहां पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज हिंसाग्रस्त इलाके में पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में जहां पर मुख्यमंत्री नहीं गई, वहां राज्यपाल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से राजनीति से प्रेरित इसे बता रही हैं, कह रही है कि कोई भी बाहरी हिंसाग्रस्त इलाके में ना जाए, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि वो खुद अपनी आंखों से हिंसा के निशान देखना चाहते हैं, पीड़ितों की आपबीती सुनना चाहते हैं। आज महाभारत इसी पर कि वक्फ के नाम पर जो हिंसा हुई, उसके निशान ना ममता दीदी को नजर आते हैं, ना उन मौलानाओं को नजर आ रहे हैं जो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काते हैं, लेकिन जो उन्हें देखना चाह रहे हैं, उन्हें भी रोकने की यह जिद क्यों है? इसीलिए आज महाभारत में इस नए बवाल पर बात, सीएम वर्सेस राज्यपाल। इसी के साथ साथ महाभारत में बात करेंगे उस रिपोर्ट की जो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की है हाईकोर्ट में। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई खुलासे हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की, उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। अब सवाल यह है कि ममता भी मान रही है कि हिंदू टारगेट है, ममता की सरकार भी मान रही है कि वहां पर किस तरह से हिंसा भड़काई गई, लेकिन इसके बावजूद इतने दिन तक वहां एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल आज ये है। इसी पर आज महाभारत भी कर रही हूं। पहले आपको उस रिपोर्ट की एक एक बात बता देती हूं जो कलकत्ता हाईकोर्ट में रखी गई। बंगाल सरकार की हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट दायर हुई है, और इसमें क्या कहा गया कि शुरू से प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, यानी कि जब शुरू हुआ तब यह शांतिपूर्ण था, लेकिन 8 अप्रैल को हिंसा भड़क गई क्योंकि अचानक 10,000 लोग वहां पर जमा हो गए। हथियारों से लैस थे ये उपद्रवी। अब सवाल यह कि अगर हथियारों से लैस इस भीड़ को इकट्ठा किसने होने दिया? पुलिस की जान लेने की भी कोशिश की गई, पुलिस की लोडेड पिस्टल छीनी गई, पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की, दंगाई पीछे नहीं हटे तो फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज में 5,000 लोग जुट गए, शमशेरगंज में भी 5,000 लोग जुट गए, और उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया है। 12 अप्रैल को हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, यह बात रिपोर्ट में लिखी गई है। और इसीलिए सवाल आज पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट भी कह रही है पश्चिम बंगाल की कि हिंदू टारगेट थे, लेकिन ममता बनर्जी मिलने नहीं जाएंगी, और जो राज्यपाल जा रहे हैं उन्हें भी रोकेंगी। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। बंगाल में अब लड़ाई मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल हो गई है। बंगाल में राज्यपाल पीड़ितों से मिलने पहुंच गए हैं, वहां जहां ममता दीदी अब तक पहुंच नहीं पाई। पीड़ितों से मिलने के लिए पहले महिला आयोग की टीम निकली, जहां पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना, फिर मानव अधिकार की टीम पहुंच गई, और उसके बाद अब खुद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि ममता दीदी का प्रशासन नाकाम रहा है। देखिए, जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता।
पहले तो इस हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार आंख मूंदे रही, फिर जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा दी। स्टेट कमीशन ने देखा है कि ये कमीशन जब आते हैं वो लोगों को वहाँ भी उकसाते हैं, उनको लीडिंग क्वेश्चंस देके प्रोवोक करते हैं कि इस तरीके से आप कंप्लेंट कीजिए, जो शायद केंद्र सरकार के लिए मदद होगी या ये राज्य सरकार के विरुद्ध होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छा लगेगा उनके कानों में सुनने के लिए इस तरीके के बात बोलने के लिए मजबूर भी करते हैं लोगों को। वक्फ कानून आने के बाद से ही शहर शहर बवाल मचा है। बड़े बड़े विपक्षी नेता मुसलमानों को भड़काने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एक बार फिर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन के बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हफीजुल हसन ने बयान दिया कि मुसलमान सब्र कर रहा है, कब्र में नहीं है। मुसलमान सड़क पर आएंगे, सड़क पर मार काट होगा। ये कोई पहला भड़काऊ बयान नहीं है, इससे पहले भी भड़काऊ बयानबाजी करने वाले गैंग एक्टिव हैं। मैंने पहले भी कहा है, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की। अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग नहीं हो गए आप लोग यहाँ पे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को बचाने के लिए सड़कों पर निकले। कोई सड़क पर आने की धमकी दे रहा है, कोई जान देने की धमकी दे रहा है, कोई मारकाट की बात कह रहा है। इन सब के बीच AIMIM अध्यक्ष ओवैसी अलग ही राग अलाप रहे हैं। लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया। आप कोर्ट चले गए तो आप कोर्ट जाने के बाद मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए रह गया कि वो सड़कों पर उतरे और फिर उसके ऊपर जैसे टैग लगा हुआ है पत्थरबाज का, फलाबाज का, फलाबाज का, बस यही काम रह गया मुसलमान का? ओवैसी और तमाम विपक्षी नेता वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, तो उन्हें ये बयान भी सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद दाऊदी बोहरा समुदाय ने दिया है। कि आप एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी, हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सुना आपने मुसलमानों का दर्द। आज महाभारत में यही सवाल, क्या ये दर्द ओवैसी और विपक्षी खेमे को दिखाई नहीं देता? क्यों मौलाना से लेकर मंत्री वक्फ के नाम पर खून खराबे की बात कर रहे हैं? जब मामला न्यायालय में है तो फिर क्यों ऐसे जहरीले बयान दिए जा रहे हैं? जिस हिंसा वाली जगह पर खुद महिला आयोग की टीम पहुंच गई, राज्यपाल पहुंच गए, वहां ममता दीदी को जाने में राजनीति नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शादाब शम्स साहब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट राशिद शरीफ साहब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जीशान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि रिपोर्ट हाईकोर्ट में डाली गई है। प्रेम शुक्ला जी को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। रिपोर्ट बंगाल की सरकार ने डाली है, को हाई कोर्ट के सामने रखी है, और उस रिपोर्ट के अंदर यह माना है कि हिंदू टारगेट थे। प्रेम शुक्ला जी को स्क्रीन पर रखिए विजुअल्स के साथ प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये सब कहने के बाद कि हाँ हिंदू वहां पर टारगेट थे, ये भी माना कि पुलिस पर अटैक हुआ, ये भी माना कि वो कैसे उन्होंने हथियारों के साथ वो भीड़ जुटी,
इस सब के बावजूद ममता बनर्जी वहां नहीं जाएंगी और जो राज्यपाल जाएंगे उन्हें भी रोकेंगी। देखिए, साफ तौर पर किस तरह से मुस्लिम आतंकवादियों, नरसंहार करने वाले हत्यारों का ममता बनर्जी संरक्षण कर रही हैं, इसका प्रमाण है ये सुचरिता जी। जब आपकी पुलिस की ही रिपोर्ट बता रही है कि वहां पर मुस्लिम आतताइयों ने टारगेट करके हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, ऐसे में आपने जाकर पहले तो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था। यह सुश्री ममता बनर्जी का संवैधानिक दायित्व था। मानवता के नाते भी उनसे यही अपेक्षा थी, लेकिन ना तो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करती हैं, ना मानवता उनकी जागृत होती है। ममता पीड़ितों के प्रति निर्ममता पर आमादा रहती हैं। अब वहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वीमेंस कमीशन के अगर प्रतिनिधि जाते हैं तो उस पर भी उनको आपत्ति है। वहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जाते हैं तो उसको वो राजनीति कहती हैं। भाई, ये राजनीति तो आपको करनी चाहिए थी ना, क्योंकि इस राजनीति की अपेक्षा थी, क्योंकि यह राजनीति सकारात्मक होती, क्योंकि राजनीति से भी अपेक्षा है कि वह मानवता का चेहरा बनाए रखे, जिसकी ममता बनर्जी से अपेक्षा थी। एक महिला होने के नाते उनमें ममता तो होनी ही चाहिए थी। वो नाम की ममता है, लेकिन कृत्य से निर्ममता करती हैं। जिन पीड़ितों को चंदन दास, हरगोविंद दास, जिनको निर्ममता से उनके घरों से बाहर निकालकर पीट पीट कर जिहादी भीड़ ने मार डाला, उनके प्रति उनके मन में किसी प्रकार की ममता क्यों नहीं जागृत होती? उनके परिजनों से खुद जाकर उनको भेंट करने में क्या संकोच है? सिर्फ एक वोट बैंक का संकोच है कि जिस भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, लब्बैक के नारे लगाकर वहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया, अकारण नरसंहार किया, टारगेटेड नरसंहार किया। उनको वक्फ बोर्ड का विरोध करना था, करते वो। उनके लोकतांत्रिक प्रदर्शन की अनुमति तो ममता बनर्जी दे ही रही थी ना। उसमें तो किसी प्रकार का जो है उन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप धरना नहीं कर सकते, आप मोर्चा नहीं निकाल सकते। फैलाइए। आपको धरना मोर्चा प्रदर्शन करने की खुली अनुमति होने के बाद आप दंगा नाच करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं, और ये आपकी पुलिस हाईकोर्ट को रिपोर्ट करती है। बावजूद इसके आप एक फेक नैरेटिव गढ़ते हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दंगे करा दे रही है। कहाँ दंगा हो कहाँ रहा है? वहां तो नरसंहार चल रहा है। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर पत्थर मार दिया हो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की हत्या कर दी हो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का घर जला दिया हो, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम धर्मस्थल पर हमला कर दिया हो, इसका एक उदाहरण नहीं है। वहां एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा हमला है, एक तरफा हिंसा है, एक तरफा नरसंहार है, एक तरफा बलात्कार की घटनाएं हैं। बावजूद इसके आप पीड़ितों के प्रति जरा सी भी, और अभी इसी पैनल में आप देखेंगे कि उन नरसंहार करने वाले श्रृगालों के पक्ष में जो है कव्वाली शुरू होगी। ये क्या हो रहा है भाई? प्रेम शुक्ला जी वहां पर देखिए, आज पश्चिम बंगाल में गवर्नर वर्सेस सीएम पहले बार नहीं हो रहा है। पहले भी जब जगदीप धनखड़ जी वहां पर गवर्नर थे, हमने देखा है कि ये एक तरह का एक जो फ्रिक्शन है वो दोनों के बीच रहा। और उसका ये जो तस्वीर हम चला रहे, ये देखिए सीवी आनंद बोस वहां पर जब ट्रेन लेने के लिए पहुंच रहे थे, तो वो ट्रेन में पहुंच रहे हैं वहां पर। अभी खबर ये आ रही है कि वो मालदा पहुंच गए। अब ट्रेन से मालदा पहुंच गए राज्यपाल आनंद बोस, ये भी आ रहा है हमारे पास खबर। सवाल ये है कि जो जा रहा है उसे रोकने के पीछे मंशा क्या है? सवाल सीधा सीधा ये है। मैं एक बार जीशान जी के पास जाऊंगी। राशिद साहब आपके साथ आ रही हूं, आपका फ्रेम जरा ठीक करा लूं, बार बार थोड़ा फ्रीज हो रहा है। जीशान साहब का जरा फ्रेम ठीक कराइए, राशिद साहब का। जीशान साहब जरा आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दे रही है उसमें वो मान रही है कि हिंदुओं के साथ वहां पर किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन ग्राउंड पर उस टारगेट को रोकने के लिए कुछ नहीं देखा। आज जब राज्यपाल जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? राज्यपाल नहीं जा सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा
कि ग्राउंड पे इन हरकतों को रोकने का कोशिश किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको अपना गेरुआ चश्मा हटाकर देखना पड़ेगा। अराउंड 200 पीपल 200 के करीब अरेस्ट किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस। व्हाट इज गेरुआ चश्मा? गेरुआ चश्मा हटाना पड़ेगा। सैफरन स्पेक्स। आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? आप हरा चश्मा लगाते हैं क्या? सैफरन स्पेक्स पहनकर आप देख रही हो। आप हरा लगाते हैं क्या? दीजिए ना, अभी तो कोई दिख नहीं रहा आपकी आंखों पर, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं गेरुआ और हरे चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता, मैं हरे और गेरुए चश्मे में बांट कर नहीं देखती हूँ। हिंसा को देखती हूँ जो बिना चश्मे के भी नजर आती है। हिंसा बिना चश्मे के भी नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि गेरुआ चश्मा हटाइए, आप हरा चश्मा हटा दीजिए। पलट कर ये बोलूं क्या मैं आपको? इस तरह के कमेंट्स आप चश्मा नहीं पहनती हो ना, तो मुझे बोलने दीजिए। इस तरह के कमेंट से आगे बढ़कर बोलिए। जैसे आपने मुझे बस ये बताइए, राज्यपाल वहां जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बोलने दीजिएगा तब मैं ना आगे बढ़कर बोलूंगा। बोलिए कमेंट्स इस तरह के माइनस करिए। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, मैं माइनस करता हूँ, आप लोगों को भी बहुत कमेंट्स माइनस करना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो बात ये, राज्यपाल को मना नहीं किया गया जाने के लिए। ममता बनर्जी ने एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि अभी जो माहौल है इसे शांत करने के लिए जो जो करना है वो करना चाहिए। बंगाल हमेशा सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख की बात है कि शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके लिए हम लोग सब निंदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अटैक किया है, मैं मानता हूं, ये हमारा विश्वास है, ये बंगाल का विश्वास है, दंगियों का धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। जो राइटर्स होते हैं ना, उन लोग का धर्म एक ही होता है, वो राइटर्स है। कोई भी धर्म हेट प्रीच नहीं करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के तरफ पे। जिन्होंने वो बाप और बेटे को कत्ल किया था उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और हम यहां से ये मानते हैं कि उन दोनों का पनिशमेंट भी एग्जाम्पलरी वे में होना चाहिए। पूरा देश देखेगा कि जो लोग सेक्युलरिज्म बिगाड़ने का कोशिश करते हैं उन लोगों को सजा कैसे दिया जाता है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो सजा दी जाएगी दैट विल बी एन एग्जांपल, उदाहरण होगा वो। Yes, it will be an example. It will be an example. मैं आपको बताता हूँ, एमएचए का इनिशियल प्रोब जो है ना, उसमें एक रिपोर्ट उठकर आया है, आपने वो मेंशन नहीं किया। वहां पे इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है जेएमबी और एबीटी ग्रुप, दोज हु आर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश। अब मेरा प्रश्न ये है कि बांग्लादेशी कैसे इन्वॉल्व हुए मुर्शिदाबाद के घटने में? बॉर्डर तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, बॉर्डर अमित शाह के हाथ में है। तो बॉर्डर में जो बीएसएफ है वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? अमित शाह का डिपार्टमेंट सो रहा था क्या? ये प्रश्न इसीलिए वहां बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी कर दी गई, पूरी नजर आ रहा है। इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई वहां। नहीं, मेरे बात सुनिए दीजिए। नहीं, इसीलिए बीएसएफ पर भी पत्थरबाजी हुई क्या? बीएसएफ के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी किया वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। अरे नहीं, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती है मोहतरमा, आप किसी को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती। मैं किसको डिफेंड कर रही हूँ? कितने बात मैं डिफेंड किसे कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड किसे कर रही हूँ मैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं? पहले आप गेरुआ चश्मा कहते हैं, फिर आप कहते हैं डिफेंड में। किसे डिफेंड कर रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बीएसएफ पर वहां पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? मैं जवाब दूं, हुई कि नहीं हुई ये बता दीजिए। नहीं हुई, मैं आपको जवाब दूं। मैं क्यों? अच्छा मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए, आप मुझे बोल रही हो मैं क्यों ऐसे बायस कमेंट कर रहा हूं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट ही बायस था। आपको शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पश्चिम बंगाल के हैं, बीजेपी के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सुकांतु मजूमदार, लास्ट 4 से 5 महीना का उन लोगों का स्पीचेस आप उठाकर चलाइए चैनल पे। अगर आप बायस नहीं है तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? सत्ता में एक कम्युनिटी को उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं। अरे पहले उनके बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ मैं, लेकिन क्या वो सत्ता में है? वहां पर जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा ना कि हिंसा क्यों भड़की बार बार? उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके पास समय नहीं है? मौलाना और इमामों से आप मिलती हैं, आप उनके पास नहीं जा रही जिनका घर छोड़ वहां से घर से निकाल दिए गए, जो वहां से पलायन कर रहे हैं, उनके पास मिलने का समय नहीं है। और जो जा रहा है उसे आप कह रहे हैं मत जाइए, उसे आप कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं? ममता बनर्जी भी विजिट करेंगी, मत जाइए करेंगी, सजेस्ट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ बंगाल। और मुझे एक बात, सजेस्ट किया है कि ममता बनर्जी वहां जाए? एक जवाब मुझे, किसने सजेस्ट किया? नहीं, ये बताइए, आप उन्हें सजेस्ट किया गया, किसने सजेस्ट किया? एक जवाब दीजिएगा, किसने सजेस्ट किया उन्हें? ममता बनर्जी को कौन सजेस्ट कर रहा है? सजेस्ट किया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ममता बनर्जी को सजेस्ट किया, ममता बनर्जी ने गवर्नर को सजेस्ट किया है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट। शादाब जी को, मौलाना साजिद रशीदी को लीजिए स्क्रीन पर, मौलाना साजिद रशीदी को लीजिए, और मैं राशिद साहब के पास जाना चाह रही हूँ। आप राशिद साहब और मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं एक चीज पूछूंगी आपसे। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है,
सर मौलाना साहब, मुझे एक बात बस ये लगती है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने शायद कल ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से लोग हिंसा में उतर रहे हैं उससे एक ठप्पा लग जा रहा है मुसलमानों के कि देखिए तो पत्थरबाज हैं। आप ही का स्टेटमेंट था कल का शायद। और ये बार बार हिंसा करना ये गलत चीज है, ये इस तरह से हिंसा के लिए उतारू नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज मिल रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। और मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि अब तो ये सामने आ गया कि पश्चिम बंगाल में लोग बकायदा हथियार लेकर उतरे, पुलिस पर भी हमला किया। ये रिपोर्ट कह रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कि पुलिस पर भी हमला कर दिया जब रोका गया तो। देखिए, इस चीज का पूरा जो सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ममता बनर्जी ने सबके सामने ऑनलाइन आकर ये कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। मैं हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा हो जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। और उस हिंसा में ममता बनर्जी का रोल देखिए आप कि ममता बनर्जी उन मुसलमानों को जिनको ये कह रही थी मैं ये कानून लागू नहीं होने दूंगी, उन मुसलमानों पर लाठीचार्ज करती है, उन्हीं मुसलमानों पर केस लगाती है। और उसके बाद में एक और बड़ा षड्यंत्र देखिए पश्चिम बंगाल सीएम की तरफ से कि इमामों को सिर्फ इकट्ठा करती है, सिर्फ इमामों को, और उनसे कहती है शांति बनाए रखिए। यानी ये समझाने और बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंसा हुई है आपने कराई है इमाम साहब, अब शांति रखिए। ये आपने कराई है, अब शांति रखिए। मुसलमानों को गलत तो आप साबित कर रहे हैं ना, आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं और आप ही मुसलमानों को सबके सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ही लाठी खाए, मुसलमान ही जेल जाए और मुसलमान ही हिंसक कहलाए। ये कौन कर रहा है? ये ममता बनर्जी कर रही हैं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है और ये भी कहा है उन्होंने कि ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखा जाएगा। किन लोगों को सजा दी जाएगी? जिन लोगों को आपने भड़काकर, आपके मंत्रियों ने भड़काकर सड़क पर उतार दिया, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखेंगे लोग। यानी आप जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें और फिर उन पर लाठियां भांजें, फिर उनके खिलाफ केस करें और फिर उनको ऐसी सजाएं दें कि याद रखें। आप चाहते क्या हैं भाई? कैसे हितैषी हैं आप मुसलमानों के? क्या आप मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना रहे? आप मुसलमानों को खुले में बेवकूफ बना रहे हैं। और मुसलमानों को यह चीज समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ में। जिस राज्य में ये कानून सीएम कह रही है कि लागू नहीं होगा, उसी राज्य में हिंसा क्यों हुई? उसी राज्य में 3 लोगों की जान क्यों चली गई? वहां तो हिंसा होने का कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, मुसलमानों को चैन से बैठ जाना चाहिए था, लेकिन एक तरफ सीएम ने यह कह दिया, दूसरी तरफ मंत्रियों को खड़ा कर दिया कि इनको भड़काओ और सड़कों पर लाओ। यह राजनीति है, यह तुष्टीकरण है। देखिए आप जो कह रहे हैं मौलाना साहब, मैं एक बार राशिद साहब के पास जाऊंगी। जीशान साहब, आप बोलना चाह रहे हैं? मैं आ रही हूं आपके पास। एक बार मैं जरा राशिद साहब से बात कर लूं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं? बोलिए जीशान जी, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जरूर बोलिए जीशान जी। मैं बस राशिद साहब को इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है ना तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। राशिद साहब बोल रहे थे कि मुसलमान पर क्यों लाठीचार्ज हुआ, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। अरे अगर कोई बंदा जाकर किसी का मर्डर करता है तो वो मुसलमान होने के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा क्या, या हिंदू होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अरे भड़काने वाले तो आपके मंत्री हैं, सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं। सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं। उनको क्या भड़काया है? आप प्रमाण कीजिए ना, ऐसे हवा पे बात मत कीजिए। आप ही सड़कों पर लाने वाले हैं। किसने भड़काया? मंत्री कब भड़काया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? ऐसे बेहुदा बातें मत चौधरी ने क्या बयान दिया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? नहीं, आप प्रूफ, आपको पता नहीं? आप ममता बनर्जी के बारे में मुसलमानों के खिलाफ अगर कानून बनेगा तो सड़कों पर नहीं निकलेंगे। बोला है कि आप लोग शांति रखिए।
अरे भाई साहब, ममता बनर्जी तो कह रही है, लेकिन उनके मंत्री और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। उनके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, बापी हल्दर क्या कह रहे हैं, सिद्दकुल्ला चौधरी क्या कह रहे हैं, हमारे संप्रदाय की तरफ कोई आंख नजर उठा के देखेगा तो आंखें नोच लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सब बयान सरकार के नुमाइंदों के। पर मैं आगे उससे बढ़ना चाह रही हूँ, राशिद साहब के पास एक बार जाऊंगी। राशिद साहब, झारखंड के मंत्री लग रहा है बाज ही नहीं आ रहे हैं। राशिद साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। राशिद साहब, झारखंड के मंत्री बाज नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं मुसलमान सड़क पर आएंगे और सड़क पर मारकाट होगी। अरे अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग कहते रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एक तरह की यथास्थिति भी बनाए रखी है, ना डिनोटिफाई होंगी संपत्तियां, यह भी कह दिया कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा वक्फ बोर्ड में। अब भी वो बयानबाजी जारी है, सड़क पर मारकाट हो जाएगी। मुसलमान सब्र कर रहा है। नहीं चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एहसानमंद है जो है सो इतने बड़े फसादात से, इतने दंगों से हर स्टेट में भड़कने वाले थे, ये तो सब कुछ मालूम है। क्यों अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए, और ये लोगों को भी चाहिए था कि वक्फ बिल के बारे में हमारे साथ हो। हमारे एक मिनट सुनिए, वक्फ बिल के जो मामला है उसमें हमारे प्रेम शुक्ला जी को, जितने आरएसएस के लोगों को सब आना, एक मिलजुल के काम करना चाहिए था। अगर इस तरीके से अगर उलमा भड़काएंगे, इस तरीके से आरएसएस वाले भड़काएंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? भड़केंगे, बराबर भड़केंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, तो हम इंतज़ार करेंगे, 5 तारीख का भी इंतज़ार करेंगे। और इस तरीके से चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो, कहीं भी इस तरीके से फसाद नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, हम हट नहीं सकते, हम जुदा होने नहीं हो सकते, हम एक है, एक ही रहेंगे। अब तुम जितनी कोशिश करते कर लो, ये वक्फ बिल का मामला है, मुसलमानों का मामला है, यतीम सिर्फ बच्चों का मामला है। आप लोग भी है तो कोई अच्छे काम में साथ तो देना चाहिए ना, इसमें इशू बनाने की क्या जरूरत? और वक्फ बिल का मामला हिंदुओं से नहीं है, ना बीजेपी आरएसएस से है, बराबर इन्वॉल्व पूरे, बराबर दुनिया के एक एक बयान सुनते जा रहा हूं मैं। अरे भैया साथ दियो थोड़ा, अरे हमको आपको साथ में रहना है, कभी हमको जुदा नहीं होना है, कभी कोई मसला हिंदू वोट का अगर हो, यकीन मानो मुसलमान आपका साथ देंगे। राशिद साहब, वो बीजेपी आरएसएस की बात जब आप कर रहे हैं तो वो सरकार क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए चला रहे हैं क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला, आपका क्या मतलब है? सरकार कोई ये थोड़ी देखेगी कौन सा समुदाय है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। ये क्या बात हुई कि वो सरकार देखे? ये सरकार, ये मुसलमानों का मामला तो सारे छोड़ दें, जो करना है करते रहो, कुछ नहीं देखेंगे। अरे सर आप नहीं क्यों करनी से को नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है, उनको भी देखेंगे, पूरे तलवार उनको भी देखेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं देखेंगे? नहीं देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा है, प्रेम शुक्ला जी जवाब मुसलमान को बताइए, उनको भी बताइए, उनको इधर बंगाल रखिए, इधर ये लोगों को रखिए, करनी सेना को इधर रखिए, इधर बंगाल को रखिए, बताइए दोनों में क्या फर्क है? दोनों को इंसान दिख रहे? अच्छा सुनिए मेरी बात, राशिद साहब, वो प्रेम शुक्ला जी आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार उठा है, ये सवाल बार बार उठा। लेकिन मैंने एक बात शुरू से कही है राशिद साहब, जब करनी सेना ने एक बार हमला किया और सपा के सांसद के घर पर हमला किया, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर तक पहुंच पाए। यहां तो बार बार हो रहा था उसी जगह पर हमला। यह बात मैंने कितनी बार महाभारत में बोली है। आप दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या? करनी सेना में आप जहां पर उन्होंने हमला किया, सांसद आज भी बैठकर उसी तरह से चेतावनी दे रहे हैं, और उनकी मर्जी वो जो बोले, मैं तो ये कहती हूं उनकी मर्जी वो जो बोले। लेकिन यहाँ पर जो जिन पर हमला किया वो घर छोड़कर जा रहे हैं, वो घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। का किस्सा है मैडम। अरे प्रेम शुक्ला जी बार बार आता है आपके लिए, इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं वहां तो तलवारें लहराने देते हैं आप उनको, वो आपको कोई नहीं लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आपको बंगाल में दिखती है। नहीं, मुझे आप अगर बंगाल की बात करते हैं तो आप यूपी की बात करना चाहिए। राशिद साहब जवाब दे रहे हैं आपका। पथराव हुआ, हाँ, रामजी लाल सुमन के घर से प्रदर्शनकारी करणी सेना के लोगों पर पथराव हुआ, फिर भी करणी सेना के लोगों के खिलाफ शस्त्र लहराने के कारण मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी बार वो पहुंच भी नहीं पाए। रामजी लाल सुमन पूरी तरह से सुरक्षित है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, फिर भी वो सुरक्षित है। चंदन दास ने किसके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था? राशिद शरीफ जी। हरगोविंद दास ने कौन से इस्लाम के बड़े चहेते के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी? उनको क्यों मारा?
हमारे को आगे की यहाँ पर तो रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए पुलिस कवच बनकर खड़ी हो गई। वहाँ चंदन गोस्वामी और हरगोविंद चंदन दास और हरगोविंद दास की निर्ममता से हत्या की गई, और पुलिस जो है मूक दर्शक के बीच में क्यों बोलता है बदतमीज आदमी? ये बीच में क्यों बोलता है? तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को? मैं सुन रहा था ना इसको, क्या बीच में बकबक करने लगता है? कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों बैठते तुम लोग आके टीवी पे गन फैलाने के लिए बैठते तुम लोग आके, मुसलमानों को बुरा बुरा बोलते बैठ के? अबे तुम लोग कहां से इसको पकड़ के लाते हैं? किस कहां का है आदमी? कौन है? कुछ नहीं है, खाली भटकाने के लिए। एक मिनट राशिद साहब एक सेकंड। राशिद साहब मेरे मेहमान है, आप ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकते। वो मेरे मेहमान है और मैं यही कहूंगी प्रेम जी, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपना मुद्दा रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगता है बड़ा क्लियर सा कुछ बकवास कर रहे हैं, मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। नहीं, उनके बारे में आप मत कुछ कहिए प्रेम जी, ना वो आपके बारे में कहेंगे। डिबेट के बड़े क्लियर रूल्स हैं। एक मिनट प्रेम जी बात रख रहे हैं। राशिद साहब वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनको बात रखने दीजिए। ऐसे पर्सनल में अगर होने दूंगी तो फिर तो ये डिबेट नहीं होगी। चिल्लाने लगता है। बोलिए प्रेम जी, क्या सनक है इसके सिर पर? नहीं, उनके बारे में नहीं, मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे। देखिए, वहां चंदन दास ने और हरगोविंद दास को जब मारा गया, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पुलिस कवच बनकर खड़ी रही। इस दोनों में अंतर नहीं है। वहां मंदिरों को, दुर्गा माता के मंदिर के पंडाल को तोड़ डाला गया, काली माता मंदिर की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। दूसरी तरफ कवच बन गई, और उसमें भी जिन लोगों ने शस्त्र लहराए उन पर मुकदमा ले लिया। तो भाई आप जो है कैसी तुलना कर रहे हैं? एक तरफ कानून एवं व्यवस्था की पूरी दक्षता के साथ पालन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है हाईकोर्ट कह रहा है कि वहां पर केंद्रीय आरक्षी बल भेजो, क्योंकि बंगाल की पुलिस पर पीड़ितों को बचाने का कोई भरोसा नहीं है। ये हाईकोर्ट कर रही है, मेरा आरोप नहीं है। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने तत्काल बीएसएफ की तैनाती की वहां पर। ये इतने सफेद झूठ फिर कहां से बोला जा रहा है? दोनों की तुलना करने का क्या औचित्य है? यानी हिंदुओं के नरसंहार को राशिद जैसे लोग आकर उसको जो है उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यजीदियत नहीं तो क्या है? इसी को, इस तरह की यजीदियत का ही विरोध है। आप क्यों भाई हत्यारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? हाँ। करणी सेना के समर्थन में, अगर करणी सेना किसी पर हिंसा करेगी, उसके समर्थन में एक सेकंड हम नहीं खड़े रहेंगे, उसके विरोध में ताल ठोक कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह अकबर का नारा लेकर, एक पवित्र नारे को देकर आप जो है बलात्कार करते हैं, आप नरसंहार करते हैं, आप मंदिरों को ध्वंस करते हैं, आप किसी मासूम की पीट कर हत्या करते हैं, और अल्लाह अकबर के पवित्र नारे को इस तरह से कलंकित करने वालों के साथ आप खड़े होते हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मैं एक बार मैं जरा एक तस्वीर, शादाब जी इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। कर्नाटक के मंगलुरु में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और हजारों की संख्या में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो बड़ी तस्वीर, आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं, जरा दिखाइए मंगलुरु की तस्वीर। ये देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीरें हैं, और यहां पर जो आपने तस्वीर अभी देख रहे हैं आप, भीड़ ही भीड़ आपको नजर आ रही है। और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कल अगले सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद वक्फ के जो खिलाफ, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें भीड़ देखिए। अब मेरा सवाल शादाब जी ये है, ये इतने सारे लोग कहां से पहुंच रहे हैं? आप बार बार ये कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल मुसलमान है, लेकिन संख्या देखिए जरा, कितनी भीड़ है यहां पर। अब यही बात विपक्ष कह रहा है कि ये पॉलिटिकल मुसलमान नहीं है, ये तो आम लोग पहुंच रहे हैं। शादाब जी। सुचेता, अगर ये आम आदमी होते हैं, आम आदमी के पास, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और पूरी ताकत इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद और उनको बैकिंग कर रहा है सारा विपक्ष। तो सब कार्यकर्ता लगातार, हम भी बात कर रहे हैं उन लोगों से, तो बता रहे हैं कांग्रेस के नेता आज हम वहां फला जगह प्रदर्शन में थे, आज फला जगह थे, वो सबकी खबरें आ रही है, वो फोटोज भी डाल रहे हैं अपने बाकायदा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए सब लोग पॉलिटिकल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, देखिए कितना खतरनाक मामला पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आज पता चल रहा है कि यहाँ बांग्लादेश के लोगों का हाथ है।
बांग्लादेश में कोई मामला होता है तो पता चलता है कि बांग्लादेश में आईएसआई और पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज हैं उनका हाथ है, वहां पीएफआई का हाथ है, वहां जमाते इस्लामी का हाथ है। ये आप कॉन्स्पिरेसी देखिए, अब कहीं आपको नया पता चलेगा कि यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं इस मामले में। ये एक नेक्सस बन रहा है अगर आप गौर से देखें। और ये लोग कौन है जो नेक्सस बना रहे हैं? ये लोग हैं भाई, ये बात मैं रशीदी साहब की इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया कि भाई दीदी ने कह दिया कि भाई हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, वो असंवैधानिक बात उन्होंने कही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके बाद तो वहां पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए था, वहां कोई विरोध नहीं होना चाहिए था। जब दीदी ने मना कर दिया कि नहीं होगा तो हम यही तो कह रहे थे कि ये प्रायोजित है, इसको दीदी करवा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को पीछे से बूस्ट करके करा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को भोला बनने का कोशिश कर रहा है या काम कर रहा है, ये सब लोग पीछे से मिले हुए हैं और ये दिखाना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देखो देश के मुसलमान इसके खिलाफ है। देश का मुसलमान खिलाफ नहीं है। ये लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, जिनको अपनी सत्ता जाने का डर है, जिन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, वो हैं। और ये सब दबाव में हैं। ये दबाव में वैसे ही है जैसे राजीव गांधी जी दबाव में आए थे शाहबानो केस में। आज ममता दीदी के ऊपर भी वही दबाव है कि या तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो तुम्हारा भी बोरिया बिस्तर पैक कर देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी धमकाया है, जिन्होंने धमकाया है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ममता बनर्जी को ब्लैकमेल किया नहीं जा रहा। ममता बनर्जी तो खुद कूदी है, मुझे आओ मुझे ब्लैकमेल करो, तुमसे बड़ी तो मैं हूं। मैं खुद अपने आप पूरी स्ट्रैटेजी लेके चलती हूं और मैं बताती हूं कि कैसे करना है। इसलिए ये वही लोग हैं, अगर आप देखेंगे मर्डर्स करने का तरीका, दंगाइयों का जो उत्पात मचाने का तरीका, ये वही है जो पॉलिटिकल मर्डर्स में किया गया। इससे पहले जब चला है जो तब हुआ वही अब हो रहा है। मुमताज जी मुझे जरा बताइए, पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगर गवर्नर हिंसाग्रस्त इलाके में जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? उसमें कोई समस्या होनी चाहिए? उसमें भी ममता बनर्जी कह रही हैं वो क्यों जा रहे हैं हिंसाग्रस्त इलाकों में, वो कह रहे हैं बाहरी कोई क्यों जाए? सुचारिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले ये कि प्रोटोकॉल में गवर्नर जो है वो बड़े होते हैं, उनका पद बड़ा होता है और गवर्नर को बहुत सारे इख्तियारात हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो दोनों समझ लेंगे। लेकिन मेरी शिकायत जो है वो प्रेम शुक्ला जैसे लोग और शादाब जैसे लोगों से है जो सियासी बात कर रहे हैं कि ये वहाँ सियासत हो रही, वहाँ सियासत हो रही। एक मिनट, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि जो भी वहाँ हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, कंडम करता हूँ और ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, नंबर एक। और ममता बनर्जी को अगर वो अब आपको बोलेंगे ये मुमताज जैसे लोगों को क्यों बुलाती हैं तो फिर मैं कुछ कह पाऊंगी उन्हें? एक मिनट कुछ कह पाऊंगी उन्हें? एक मिनट बताइए जरा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नहीं आप मुझे बताइए ना, आप लोग एक दूसरे नहीं, ये व्यक्तिगत क्यों आप करते हैं? मैं उनको बोल पाऊंगी मुमताज जी, अगर वो आपके लिए बोलेंगे कि मुमताज जैसे लोगों को क्यों बुलाती हैं, ये जैसे तैसे का क्या मतलब होता है? नहीं, मैं बुलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रेम शुक्ला जी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये आतंकवादी, जिहादी और अताताई और इस तरह से अरे भाई जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। आप एक लफ्ज को पूरी हत्यारों को आदरणीय के आतंकवादी नहीं कहे तो क्या कहे? आतंकवादी है। रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट के अंदर हत्यारों को क्या कहे तो करार दे देते हैं कि ये आतंकवादी है, ये मजदार है। अरे तो हथियार तो फिर कार सेवा वाले जो कार सेवा कह रहे थे, नहीं तो फिर जो बाबरी मस्जिद को जिन्होंने गिराया क्या थे? आतंकवादी थे? नहीं, जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया आतंकवादी थे? बताइए। बहुत शरीफ लोग। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया क्या थे? हमें बताइए। थे वो एक सड़ी हुई क्या थे वो? और जो अभी कार सेवा करने की बात कर रहे थे जाके वो क्या थे हमें बताइए। और जो करनी सेना अभी तलवार लेकर के आगरा पहुंच गई वो क्या थे? बताइए फिर आप बोलिए ना, इनको भी आतंकवादी बोलिए, कहिए आतंकवादी अगर दम है तो। और जो 2002 में कत्लेआम गुजरात में हुआ उसके बारे में बोलिए, वो भी आतंकवादी थे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं वो गलत है, उसको कहिए। देखिए इस बीच जो खबर आ रही है वो भी बता दें, कोई फिरका परस्त नहीं है। ये खबर सुन लीजिए कि देश भर में विश्व हिंदू परिषद अब प्रदर्शन करने वाला है। विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करेगी, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
ये कह रही है वीएचपी। मुर्शिदाबाद दंगों के बाद वीएचपी की मांग तेज हो गई है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर सरकार काबू नहीं कर पाती हिंसा तो वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वीएचपी देश भर में प्रदर्शन करने वाली है पश्चिम बंगाल को लेकर। अब यह खबर आ रही है, अब पश्चिम बंगाल को लेकर। अब मुझे बताइए जरा एक बात प्रेम शुक्ला जी, ये वीएचपी का प्रदर्शन देश भर में इसको लेकर अगर वाकई आप लोगों को लग रहा है कि वहां पर इतनी खराब व्यवस्था है तो उसको लेकर तो राज्यपाल ही कोई एक्शन लेंगे? देखिए, हमास के आतंकवादी मारे जाते हैं फिलिस्तीन में और यहाँ प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं मोमिन। तो हमारे बंगाल में निर्दोषों का कत्लेआम हुआ है तो लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद का है और विश्व हिंदू परिषद लोकतांत्रिक प्रदर्शन करता रहा है। ये तो हमास के आतंकवादियों के लिए प्रदर्शन करते हैं और बेशर्मी से करते हैं। तो इन बेशर्मों की तुलना में शरीफों का प्रदर्शन जो है वो तो जायज है, बहुत अच्छा है। राशिद साहब, वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, वो कह रहे हैं हमास के लिए प्रदर्शन हो रहा है इस देश में, फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं, तो वीएचपी क्यों ना करे? जल्दी से जवाब दीजिए। करनी सेवा क्या कर रही थी? इजराइल के झंडे लेके फिर रही थी आगरा में। आप तो करनी सेवा इजराइल के झंडे लेके घूम रही थी क्या? प्रेम शुक्ला जी जरा वो भी देख लिया करो, वो भी जरा न्यूज देख लिया करो। जितने भी आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे बाबरी मस्जिद को ढांचा सड़ावा ढांचा, ये ढांचा वो आइंदा मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज, ये चीजों से 40 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। जरा उसको समझा लो, जरा इसको आप समझा लो। बार बार एक नहीं 10 सेकंड। अच्छा प्रेम जी उनको बोलने दीजिए ना, प्रेम जी वो बोल रहे हैं, उनको बात चाटने पर यहाँ के मोमिन क्यों आप एक बार उसको समझा दो। हम कोई मंदिर के बारे में नहीं बोलते, उस कलंक को मिटाना बहुत जरूरी था। अब आप ये सोचिए, मैं तो सिर्फ बार बार ये सोचती हूँ कि जब वक्फ के मुद्दे को लेकर महाभारत में ही इतनी तलवारें खिंच जाती हैं तो सोचिए जरा सड़कों पर क्या होगा अगर इसी तरह से इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। ये थोड़ा सोचने का विषय है। मैं चाह रही हूँ हमारे सारे दर्शक इस बारे में सोचें, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील है और इसको उसी तरह से डील करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।